नमस्कार मित्रों, मैं होनेल आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग भारत में एकीकृत शिक्षा की सेवाएं सर्विस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से आपके डीएलएड बीएड सेमेस्टर और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं। विकलांग बालकों हेतु एकीकृत शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार के बालकों हेतु एक प्रकार की शिक्षा का प्रावधान और रखा जाता है जिसे एकीकृत शिक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत वह बालक जो कि विशेष शिक्षा के हकदार होते हैं उसके लिए अलग से सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे अग्रह निम्नलिखित हैं। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें तो भारत में एकीकृत शिक्षा सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु एकीकृत शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो विकलांग बालकों हेतु जो एकीकृत शिक्षा का प्रावधान है उसके लिए क्या सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वे हम लोग आगे देखेंगे। देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है आपके सामने अतिरिक्त कक्षा व्यवस्था। सामान्य विद्यालयों में असामान्य बालकों की उनकी असमानता के क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत कर लिए जाए। तत्पश्चात उनके लिए अतिरिक्त कक्षा व्यवस्था को योजना में अमल लाई जाए। अतिरिक्त कक्षाओं में निम्नलिखित प्रकार की सुविधाएं हैं। देखिए दोस्तों, अतिरिक्त कक्षा व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले जो सामान्य विद्यालय होते हैं, सामान्य विद्यालय में ऐसे बालक होते हैं जो असामान्य बालक होते हैं। असामान्य क्षेत्र के अनुसार यानी कि दोस्तों उनकी विकलांगता, उनकी अक्षमता के अनुसार उनको वर्गीकृत कर लिया जाए। वर्गीकृत का मतलब दोस्तों अलग कर लिया जाए, क्लासिफिकेशन कर लिया जाए। फिर उसके बाद दोस्तों उनकी व्यवस्थाएं प्रदान की जाए उनके अनुसार। तो इसमें पहला पॉइंट है आपके सामने, बालकों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। जिस बालक की जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार से शिक्षक जो होगा शिक्षण कार्य करेगा और उसी के अनुसार बालक को मार्गदर्शित करेगा। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, उनकी शंकाओं और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए शिक्षकों के द्वारा। तीसरा पॉइंट है, उनकी समायोजन क्षमता का विकास किया जाए, क्योंकि जो बालक अधिकतर विकलांग बालक होते हैं, कुछ समायोजित बालक होते हैं, तो ऐसे बालकों को विद्यालय में समाज में समायोजित होने के लिए कुछ समय लगता है और उनके समायोजन में सहायता करनी चाहिए शिक्षकों को। अगला पॉइंट है आपके सामने, यह अतिरिक्त कक्षा व्यवस्था सामान्य कक्षा शिक्षण के अलावा चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो अतिरिक्त कक्षा व्यवस्था होती है सामान्य कक्षा शिक्षण के अलावा चलते हैं, यानी कि अलग चलते हैं। सामान्य कक्षा तो चलेगी लेकिन इसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की जाए विशेष बालकों के लिए। अब दूसरा पॉइंट है आपके सामने, विशेष कक्षा योजना। यदि इसकी बात करें तो यह योजना उन विद्यालयों में चलाई जाती है जहां असामान्य बालकों की संख्या अधिक होती है अथवा शिक्षा के स्तर में भिन्नता पाई जाती है। यथा जैसे देखिए दोस्तों, विशेष कक्षा योजना की बात करें तो जैसे कि असामान्य बालक हो, उनकी संख्या यदि अधिक है तो विशेष कक्षा चलाई जाए। देखिए दोस्तों, असामान्य बालक का मतलब होता है कुछ भिन्न बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं, या तो ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिभाशाली बालक होते हैं या तो पूरी तरह से पिछड़े हुए बालक होते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, तो उन्हें हम असामान्य बालक या विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें विशेष कक्षा योजना की तो असामान्य बालकों में तो पहला है मेधावी बालक जो तेज तर्रार बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े बालक जो है उनको विशेष कक्षाएं देने की आवश्यकता होती है। मेधावी बालक को विशेष कक्षाएं देने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यदि इनका थोड़ा सा और मार्गदर्शन कर दिया जाए तो यह इतने तेज तर्रार होते हैं कि और अपना विकास कर लेंगे और इसके साथ साथ समाज व राष्ट्र का भी तेजी से विकास होगा और वे बहुत तेजी से कार्य करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं इनको विशेष कक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक जो होते हैं वे असामान्य बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, मेधावी बालक, शिक्षक की दृष्टि से पिछड़े बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। अब देखिए दोस्तों, अगला आगे है, इनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना निरर्थक होता है। इन विशेष कक्षाओं में विशेषज्ञ अध्यापक और निर्देशक होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें तो जो ये बालक हैं इन बालक को सामान्य कक्षाओं में एक साथ पढ़ाना क्यों निरर्थक होता है? देखिए दोस्तों, जो सामान्य बालक होते हैं वे एवरेज में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह किसी भी कार्य को तेजी से सीख लेता है, जल्दी कर लेता है। तो इससे होता क्या है कि उसे कक्षा में उबाऊ महसूस होता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वह सामान्य बालकों को दृष्टि में रखकर
चलता है, अपना शिक्षण कार्य करता है, ताकि सभी बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। यदि दोस्तों जो पिछड़े बालक है, ऐसे बालक या विकलांग बालक को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाएगा तो यह प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है कि सामान्य बालकों के साथ वे समायोजित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यदि शिक्षक तेजी से पढ़ाते हुए आगे निकल जा रहा है, लेकिन जो पिछड़ा बालक है, जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक है, तो वे जल्दी उसका लाभ नहीं उठा पाते, वे जल्दी से कार्य सीख नहीं पाते हैं और उनके ऊपर पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ता जाता है पढ़ने के लिए, तो इस प्रकार से वे पिछड़ जाते हैं। और दोस्तों कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, तो ऐसे बालक को भी थोड़ा सा इन सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना कठिनाई महसूस हो रहा होता है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें तो सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ पढ़ने में इनको तो समायोजित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेषज्ञ अध्यापक होते हैं, निर्देशक होने चाहिए। यदि दोस्तों हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट में आपके सामने पहला पॉइंट है आवश्यक दृश्य श्रव्य सामग्री तथा उपकरणों की व्यवस्था होती है। दूसरा पॉइंट है एक निश्चित अवधि के उपरांत विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है। देखिए दोस्तों, कुछ बालक होते हैं जिनको कम दिखाई देता है, तो उसको आप चश्मे के साथ असर पढ़ा सकते हैं। और दोस्तों जो शिक्षण कार्य होता है, शिक्षण कार्य में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपकरणों की जब व्यवस्था होगी तो बालक को पढ़ने की रुचि अधिक होगी। यदि दोस्तों प्रोजेक्टर के माध्यम से बालक को हूबहू चित्र दिखाकर यदि पढ़ाया जाए तो बालक जल्दी सीखता है। और दोस्तों एक निश्चित अवधि होती है, उसके बाद आपका मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद आपकी परीक्षा की जाती है कि बच्चे कितना सीखे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का क्रम निर्धारित किया जाता है, कौन सा बालक कितना तेज है, कितना मंदबुद्धि का बालक है, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि क्षमता को आंका जाता है। अगला पॉइंट है कुछ शिक्षाविद इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में नहीं है, परंतु अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर इस शिक्षा की सफलता हासिल हुई है। इस सफलता का आधार है, पहला पॉइंट है विशेष तथा आवासीय विद्यालयों की तुलना में कम व्यवसाय। और दूसरा पॉइंट है बालक समान आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलता है और क्रिया प्रतिक्रिया करता है। इस शिक्षा व्यवस्था के संबंध में टारगेसन ने यह मत व्यक्त किया है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें तो जो विशिष्ट बालक होता है, यदि सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके मन में जो हीन भावना होती है वह कम होती है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें कि आपकी कक्षा में कितने बालकों की संख्या होनी चाहिए, तो बालकों की संख्या 8 और 10 के मध्य होनी चाहिए। और दोस्तों पढ़ाने के समय 3 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे से अधिक पढ़ाने पर बालक उबाऊ महसूस करता है। अगला पॉइंट है बीच बीच में आवश्यकता अनुसार अंतराल होना चाहिए। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार 90 मिनट में एक बार मस्तिष्क को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आराम दे देना चाहिए, लगभग 5 मिनट के लिए। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपके सामने विशेषज्ञों का मार्गदर्शन। विशेषज्ञों का मार्गदर्शन विकलांग बालकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए। देखिए दोस्तों, असामान्य बालक बालिकाओं की सामान्य कक्षाओं में ही सरकार उनके लिए व्यवस्था करती है, जिसमें दोस्तों आपके पहला पॉइंट है प्रतिभाशाली अध्यापकों की व्यवस्था करती है, समाज सेवियों की व्यवस्था करती है, त्रुटि संशोधकों की व्यवस्था करती है, यानी कुछ गलतियां होती हैं तो वे उसका सुधार करने के लिए आते हैं। अगला पॉइंट है विषय के विशेषज्ञों की सेवाएं हासिल की जाती हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को समय समय पर विद्यालयों में बुलाया जाता है। वे अध्यापकों और अध्यापक बालकों को पहचानने और शिक्षा देने में तथा मार्गदर्शन में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ विषय विशेषज्ञ होते हैं जो कि विद्यालय में आकर कभी कभी सेवाएं प्रदान करते हैं, अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को भी वह सिखाते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करें तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में असामान्य बालकों का शिक्षा प्रदान करने का मुख्य दायित्व अध्यापक का ही होता है। जो अध्यापक होता है वे ही सर्वेसर्वा होता है, वे ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, तो उसका मुख्य दायित्व होता है कि बालक की रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार वह शिक्षण कार्य करे। आगे देखिए मित्रों, उसका उचित कार्य करने के लिए इन विशेषज्ञों से सप्ताह में कम से कम 2 बार अवश्य मिलकर उनका निर्देशन प्राप्त करने चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था उन विद्यालयों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है जहां असामान्य बालकों तथा बालिकाओं की संख्या बहुत थोड़ी होती है अथवा बालकों की असमानता का स्तर निम्न होता है। देखिए दोस्तों, यदि असामान्य बालक आपके विद्यालय आपकी कक्षा में कम है तो शिक्षक को चाहिए कि सामान्य बालकों के साथ पढ़ाएं, लेकिन उसके लिए वे विषय विशेषज्ञों को सप्ताह में 1 या 2 बार उनसे मिले और उनसे सलाह मशविरा करें ताकि वे सामान्य बालकों के साथ असामान्य बालकों के साथ पढ़ा सकें। अब देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय की बात करें तो असामान्य बालकों के लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था का इतिहास पुराना है। इन विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक वे होते हैं जो सामान्य विद्यालयों के परिवेश से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। प्रचलित शिक्षण
विधियों से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, यथा गूंगे, बहरे, नेत्रहीन, अपराधी, कुसमायोजित, मेधावी आदि ऐसे बालक होते हैं। देखिए दोस्तों, जो असामान्य बालक होते हैं, असामान्य बालक की शिक्षण व्यवस्था का जो हमारा व्यवस्था है यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के बालकों को सिखाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बहुत बेसाध्य है, सभी जगह उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, यद्यपि यह बड़ी उपयोगी है। देखिए दोस्तों, जो आवासीय विद्यालय और जो अधिकतर असामान्य बालकों के विद्यालय होते हैं तो उसमें खर्चा व्यवस्था भी अधिकतर आता है, तो इसलिए सभी जगह उपलब्ध सेवाएं नहीं हो पाती हैं। खैर, आगे देखिए, इन विद्यालयों की निम्न विशेषताएं होती है। तो पहला पॉइंट है, विशेष भवनों और कमरों का निर्माण किया जाता है जहां पर विशिष्ट बालक होते हैं, जहां पर असामान्य बालक होते हैं, जहां पर प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जहां पर विकलांग बालक होते हैं, तो ऐसे बालकों का विशेष भवन होता है, कमरा भी विशेष होता है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, प्रशिक्षण प्राप्त और योग्य अध्यापकों की, निर्देशकों की तथा चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है। यदि आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में असामान्य बालकों की संख्या अधिक है या थोड़ा भी है, तब पर भी आपको चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी कभी बालक कभी कभी दौरा भी पड़ सकता है, यदि वह मिर्गी से भी ग्रसित है, इत्यादि कारण हो सकते हैं यदि आपकी कक्षा व्यवस्था में विकलांग बालक है तो। और दोस्तों, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए योग्य अध्यापक भी नियुक्त होने चाहिए, और अध्यापकों को भी चाहिए कि वे निर्देशक जो उच्च विशेषज्ञ हो, उनसे वह सलाह मशविरा भी करे। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, दृश्य श्रव्य सामग्री और उपकरण उपलब्ध होते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप असामान्य बालकों को पढ़ाते हैं तो दृश्य श्रव्य सामग्री भी होते हैं, विभिन्न उपकरण होते हैं, ताकि शिक्षण व्यवस्था को सरल से सरल बनाकर बालक के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि बालक अच्छे से जल्दी से सीख सके। अगला पॉइंट है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। देखिए दोस्तों, जो असामान्य बालक होते हैं ऐसे बालकों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो एक विद्यालय में, एक भवन में, एक विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक के विशेष शिक्षक नियुक्त होते हैं, समय निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित तो होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें सब कुछ समय से लेकर सब कुछ निर्धारित होता है, मूल्यांकन प्रणाली भी निर्धारित होती है। लेकिन दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, यह आपको कहीं से भी, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो सकती है। अगला पॉइंट है आपके सामने, असामान्य बालकों की असामान्यता को ध्यान में रखकर उन्हें व्यावसायिक शिक्षण प्रदान किया जाए। देखिए दोस्तों, जब आपके कक्षा में असामान्य बालकों की संख्या अधिक है या असामान्य बालक हैं, तो भी उनकी असामान्यता को ध्यान में रखकर, उनकी विशिष्टता को ध्यान में रखकर उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जा सके, ताकि वे भविष्य में अपना जीवन यापन कर सके। अगला पॉइंट है आपके सामने, अभिभावकों के साथ, समाज सेवियों के साथ, अध्यापकों के साथ तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बराबर तालमेल बनाए रखा जाता है। देखिए दोस्तों, यदि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं, तो यदि आप असामान्य बालकों के साथ पढ़ाते हैं, असामान्य बालकों को अपनी विद्यालय में पढ़ाते हैं, अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं, तो आपको चाहिए कि वे अभिभावकों के साथ, समाज सेवियों के साथ, अध्यापक तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें, ताकि बच्चे आसानी से सीख सके, कुछ भी जरूरत पड़े उनको तुरंत प्रदान की जा सके। अतएव स्पष्ट है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था असामान्य बालकों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आप देखिए दोस्तों, अंतिम पॉइंट हम बात करते हैं आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय की बात करें तो असामान्य बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था के रूप में आवासीय विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विधि पूरी तरह से अलगाववाद के सिद्धांत पर आधारित है। इन विद्यालयों में सभी प्रकार के असामान्य बालकों को पढ़ाया जाता है और उनका मार्गदर्शन किया जाता है, यथा जैसे। देखिए मित्रों, जो आवासीय विद्यालय होते हैं, आवासीय विद्यालय किस लिए होते हैं कि कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनका घर बहुत दूर होता है विद्यालय से, वे आने जाने में उनको समस्या उत्पन्न होती है, तो वे आवास में रहकर ही, विद्यालय में रहकर ही वे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दोस्तों, आवासीय विद्यालय के मुख्य विशेषता यह होती है कि ये अलगाववाद के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, क्योंकि ऐसे बालकों को हमेशा आवास में ही रहना पड़ता है और उनको सामान्य बालकों से अलग रखा जाता है। और दोस्तों, आवासीय विद्यालय के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, ध्यान दीजिए। नेत्रहीन, गूंगे, बहरे, विकृति देह वाले बालक आते हैं आवासीय विद्यालय में। देखिए दोस्तों, मंदबुद्धि, बाल अपराधी, सामूहिक रूप से असंतुलित बालक होते हैं आवासीय विद्यालय में, और प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो एकदम प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सामान्य बालक को आवासीय विद्यालय की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, आवासीय विद्यालयों में जो पढ़ाई करवाई जाती है
उनकी सीमा केवल कक्षागृह ही नहीं होते, अपितु जहां आवश्यक होता है वहां उनका मार्गदर्शन किया जाता है, सीखी तथा पढ़ी गई बातों का अभ्यास कराया जाता है। देखिए दोस्तों, जो आवासीय विद्यालय होता है वहाँ पर उनको सिखाया जाता है, पढ़ा जाता है और अभ्यास कराया जाता है। और देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अलग शिक्षा व्यवस्था करने की आलोचना की जाती है कि बालक अपने समुदाय से अलग थलग पड़ जाता है, यह आवश्यकता से अधिक सावधान रहने लगता है और उसके जीवन में अनेक रूपता का अभाव हो जाता है। इतना होने पर भी कहा जाता है कि असामान्य बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय बहुत सीमा तक सफल रहे हैं। ये विद्यालय एक और दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। सामान्य विद्यालयों में पूरक के रूप में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा रहे हैं, जहां आवश्यकता अनुसार कुछ समय तक बालकों को भेजा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें तो आवासीय विद्यालय जो होते हैं वह समुदाय को बिल्कुल अलग थलग करते हैं, मतलब वो सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देते हैं, सामान्य बालकों से पूरी तरह से अलग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों वे बालक जो होते हैं वह समाज में समायोजित नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, आवासीय विद्यालय इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि दोस्तों कभी कभी सामान्य बालकों के साथ इनको पढ़ने के लिए भी भेजा जाता है ताकि वे आवश्यकता अनुसार वे समायोजित हो सके। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।